औकात दो पहिए पर चढ़ने की है, बात एरोप्लेन पर चढ़ने की कर रहा है। तू 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का ही रहेगा। मैं तुझे सैलरी से 1 रुपए ज्यादा नहीं देने वाला। 22 साल के विहान शुक्ला के पास अपने मैनेजर की डांट का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी सैलरी के 15,000 लिए और बस इतना कहा, मैं रिद्धि से बहुत प्यार करता हूँ, एक दिन उसके लिए मैं सारी दुनिया खरीद लूंगा। मैनेजर ने विहान को कुछ पार्सल्स देते हुए कहा, दुनिया बाद में खरीदना, चल पहले जाकर ये सारी डिलीवरीज करके आ। 2025 के बनारस को भी बाकी दुनिया की तरह ऑनलाइन डिलीवरी का चस्का लग चुका था। 3 घंटे में 11 पार्सल डिलीवरी करने के बाद विहान ने अपनी सेकेंड हैंड बाइक को गिरवी रख के एक सोने की अंगूठी खरीदी और अब वो उस अंगूठी को लेकर सामने घाट पर बेसब्री से रिद्धि का इंतजार कर रहा था। आज विहान ने सोच लिया था कि अंगूठी रिद्धि को पहनाकर शादी की बात करेगा। रिद्धि आ चुकी थी और उसके साथ उसकी यूट्यूबर दोस्त शालिनी भी थी। आज तक विहान ने हर तकलीफ सहकर भी रिद्धि की सारी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसकी कोशिश बेकार जाती क्योंकि रिद्धि को महंगी चीजों का शौक था। विहान ने बिना देर किए रिद्धि की उंगली में अपनी खरीदी अंगूठी पहना दी। रिद्धि और शालिनी ने एक पल के लिए अंगूठी को देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। अचानक रिद्धि ने वो अंगूठी विहान के चेहरे पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, देखो विहान, तुम्हारे स्टैंडर्ड का तो पता नहीं, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड तुमसे कहीं ऊंचा है। तुम जैसे फटीचर पर मुझे दया आ गई थी, इसलिए तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया, लेकिन तुम फटीचर के फटीचर ही रहे। तो मैं अब इस रिश्ते से बोर हो गई हूं और आज मैं आई थी तुमसे ब्रेकअप करने। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मनूस। विहान ने जमीन पर पड़ी अंगूठी उठाते हुए कहा, ब्रेकअप? लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं रिद्धि। रिद्धि ने सन्न से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। उतरा कि नहीं प्यार का भूत, हा? या और प्रसाद चाहिए अपनी औकात याद दिलाने के लिए? तभी शालिनी, जो इस सब का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसने सेल्फी लेने की पोज में अपना फोन घुमाते हुए कहा, तो व्यूअर्स, मैंने आज आपको लाइव ब्रेकअप दिखाया है। ऐसे छपड़ी लड़कों का यही इलाज है जो मेरी दोस्त रिद्धि ने किया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपकी स्प्लेंडेड शालिनी। रिद्धि और शालिनी के जाने के बाद काफी देर तक सामने घाट की सीढ़ियों पर बैठा विहान उस अंगूठी को देखकर रोए जा रहा था। जन्म से अनाथ विहान कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता, लेकिन होता उसका उल्टा ही था। और आज की घटना के बाद उसका प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था। तभी उसका फोन बीप हुआ। उसने देखा कि शालिनी का वीडियो वायरल हो गया था और विहान को सबने #छपरी विहान से टैग कर दिया था। उसके जानने वालों के एक के बाद एक मैसेज आने लगे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। गुस्से में विहान ने अपना फोन गंगा नदी में फेंक दिया और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, अगर मुझे किसी लायक बनाना ही नहीं था तो इस दुनिया में भेजा ही क्यों? नहीं रहना मुझे इस दुनिया में। और ये कहकर विहान दौड़कर एक ऊंची जगह पर गया और उसने नदी में छलांग लगा दी। विहान को तैरना नहीं आता था और डूबते हुए उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। विहान छटपटाने लगा और कुछ ही देर में वो नदी की गहराइयों में गुम होने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो मर ही गया हो, लेकिन अगले ही पल एक लाल रोशनी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके चारों तरफ सन्नाटा था, गहरा सन्नाटा। अचानक से उसकी आंखों में पानी गया और उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसकी आंखें खुली तब उसने कुछ अविश्वसनीय और अचंभित कर देने वाला नजारा देखा। उसके सामने जो दृश्य था उसमें देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उस मंथन से विष निकला जो चारों तरफ फैलने लगा, जिसकी वजह से सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में उतार लिया, लेकिन उस विष की एक बूंद उनके कंठ से नीचे गिरते गिरते धरती पर आ गिरी। वो बूंद एक प्राचीन किताब पर गिरी जिस पर ऋषि योगेंद्र अपना ज्ञान लिख रहे थे। विष की वो बूंद उस किताब के पन्नों में समा गई और वो किताब बन गई कालवेद। तभी बिजली कड़की और एक भविष्यवाणी हुई, ऋषि योगेंद्र, तुम्हारी यह किताब कालवेद बन चुकी है।
इसे साध कर समय को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है, और जिसने समय को अपनी मुट्ठी में कर लिया, समझो उसने दुनिया जीत ली। तुम्हें इसे गलत हाथों में पड़ने से रोकना होगा। किसी भी तरह इस काल वेद को सुरक्षित रखना होगा, तब तक जब तक इसे नष्ट करने वाला ना मिल जाए। याद रखो, इसे नष्ट करने वाला एक विशेष अनंतयामी होगा, और उसका पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। और फिर जैसे ऋषि योगेंद्र ने काल वेद को अपने हाथों में लिया, विहान की आंखें खुल गई। उसने अपने आप को पानी में ही पाया। विहान हैरानी से बुदबुदाया, आखिर ये क्या हो रहा था? विहान कुछ सोचता इससे पहले विहान की आंखों में फिर से पानी चला गया और उसकी आंखें बंद हो गई। फिर से एक दृश्य विहान की आंखों के सामने चलने लगा। ऋषि योगेंद्र, जिन्होंने काल वेद को अपने महल के तहखाने में छिपा कर रखा था, वो उस काल वेद को लेकर हिमालय की कंचनजंगा चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी शक्तियों से एक मायावी गुफा बनाई और कालवेद को वहां छुपा दिया। उस मायावी गुफा तक बस वही अनंतयामी पहुंच सकता था जिसे इस किताब को नष्ट करने के लिए चुना गया था। ऋषि योगेंद्र के बेटे मंदार ने काली साधना सिद्ध करके बुरी शक्तियां हासिल कर ली थी। उसे समय को अपनी मुट्ठी में करना था, जिससे वो सारे देवताओं को मिटाकर सर्वशक्तिमान बन सके। लेकिन वो जानता था कि बिना कालवेद के उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिना समय गवाए मंदार अपने पिता ऋषि योगेंद्र के सामने खड़ा हो गया। मंदार ने गुस्से में चीखते हुए अपने पिता से कहा, आपका समय जा चुका है और आप मेरी शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं हैं। चुपचाप कालवेद को मेरे हवाले कर दीजिए। मंदार की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। ऋषि योगेंद्र ने अपने बेटे मंदार को चेतावनी देते हुए कहा, भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कालवेद कहां है। उसे पाकर तुम इस धरती का सर्वनाश कर दोगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मंदार ने गुस्से में अपनी अंगारों जैसी दहकती आंखों से लाल रोशनी ऋषि योगेंद्र की ओर छोड़ी। उस रोशनी ने ऋषि योगेंद्र को जलाकर राख में बदल दिया। तब उस राख से ऋषि योगेंद्र की आवाज आई, तुम कितनी भी शक्तियां हासिल कर लो, उस कालवेद तक नहीं पहुंच पाओगे। स्वयं महादेव ने कालवेद के रखवाले को चुन लिया है। वो एक ऐसा अनंतयामी होगा जो एक सदी से दूसरी सदी में आकर कालवेद की रक्षा करेगा और समय आने पर उसे नष्ट भी करेगा। मंदार ने गुस्से में गरजते हुए कहा, मैं उस अनंतयामी को ढूंढ कर रहूंगा और उसे भी आपकी तरह राख बनाकर कालवेद छीन लूंगा। अब मंदार का केवल एक ही लक्ष्य था, उस अनंतयामी को ढूंढकर मारना और कालवेद को हासिल करना। यही सोचकर मंदार जोर से चीखा। उसकी चीख आने वाले प्रलय का संकेत थी। उस चीख के साथ ही नदी का पानी फिर से हिलोरे मारने लगा। विहान अभी भी उस पानी में ही था, लेकिन अब उसे डूबने का एहसास होने लगा। उसका दम घुटने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वो लाल रोशनी छटने लगी और अगले ही पल एक अनजान शक्ति ने विहान को नदी के अंदर से बाहर घाट पर ला पटका। विहान ने कहराते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। विहान के सर में तेज दर्द हो रहा था। उसका सारा शरीर दर्द से कांपने लगा था। दर्द और झुंझलाहट से भरे विहान ने खुद को किनारे पर पड़ा देखा और बड़बड़ाया, क्या मैं जिंदा हूं? विहान ने अपने ही हाथों से खुद के चेहरे को छूकर देखा। उसे फिर भी यकीन नहीं आया कि वो जिंदा है। उसने अपने हाथों से खुद की चिकोटी काटी। उसे दर्द का एहसास हुआ। तब तक विहान की नजरें आसपास के माहौल को नोटिस कर रही थी। मैं जिंदा तो हूं, लेकिन ये मैं कहां आ गया? विहान ने उठते हुए खुद को कोसा, कितना फालतू इंसान हूं मैं। मुझे तो मौत भी नसीब नहीं हुई। लेकिन मैंने जो पानी के अंदर देखा वो सब क्या था? ऐसा लगा जैसे कोई सुपर हीरोज की फिल्म चल रही हो। क्या मरने का एहसास ऐसा होता है? विहान अभी तक
इस बात को समझ नहीं पाया था कि उसने आखिर वो सब क्यों देखा था। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। महादेव ने कालवेद की रक्षा के लिए जिसे चुना था वो विहान ही था, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था। घाट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए विहान ने देखा कि वहां के लोगों के कपड़े बहुत ही पुराने लग रहे थे। आसपास घोड़ा गाड़ी और टांगे चल रहे थे। छोटी छोटी दुकानें थी। उसे अभी भी सब धुंधला दिखाई दे रहा था। वो जैसे जैसे घाट की सीढ़ियों पर ऊपर बढ़ता जा रहा था, उसने देखा कि सारे घर पुराने लग रहे थे। तभी घोड़े पर सवार ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी वहां से गुजरी। विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक पल सोचकर खुद से कहा, लगता है आज फिर यहां फिल्म की शूटिंग हो रही है। लेकिन फिर दर्द के मारे उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये सर दर्द। घर जाते हुए घनसू केमिस्ट से एक एस्पिरिन ले लूंगा। तभी घाट की तरफ उसे कुछ लोग आते दिखे। खादी के कपड़ों में काले झंडे पकड़े वो नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। विहान कुछ समझ पाता तभी एक गोली की आवाज आई। विहान को लगा जैसे गोली उसके एकदम पास से गुजरी हो। अचानक से भगदड़ मच गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सब इधर उधर भागने लगे। विहान ये देखकर घबरा गया। वो भी जान बचाकर भागा और तब रुका जब वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंच चुका था। कमरे में आकर विहान की सांस में सांस आई। विहान अपने सर को पकड़कर बोला, क्या था ये? इन सब में एस्पिरिन तो रहेगी। अब थोड़ी देर सो जाता हूं, शायद ये सिर दर्द ठीक हो जाए, फिर शाम की डिलीवरी के लिए निकलूंगा। विहान जैसे ही मुड़ा अपने कमरे की सारी चीजें देखकर हैरान हो गया। आगे बढ़ते हुए उसका घुटना एक पुराने टेबल से टकराया। उसने अपने घुटने को हाथ से मसलते हुए कहा, ऐसी कोई टेबल तो मेरे हॉल में है ही नहीं। विहान ने मोबाइल निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब खाली थी। शिट, फोन तो मैंने नदी में फेंक दिया। अब क्या करूं? विहान ने फिर पलके झपकाते हुए सामने देखा। अब उसे थोड़ा क्लियर दिख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जो कुछ भी उसके आसपास था वो बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं था। पुराना टेबल, खाली दीवारें और एक छोटा सा बेड। ये मेरा कमरा नहीं है। ये मैं कहां हूं? वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि आज दोपहर में क्या क्या हुआ था। मैंने रिद्धि के लिए अंगूठी खरीदी, उसने मुझसे ब्रेकअप किया, फिर वो वायरल वीडियो मिला, उसके बाद मैं नदी में कूद गया। तब तक विहान खिड़की तक पहुंच चुका था और बाहर झांक रहा था। वो हैरानी से बड़बड़ाते हुए बोला, ये मोहल्ला तो मेरा ही है, लेकिन इतने पुराने जमाने जैसे क्यों दिख रहा है? यहाँ ना तो कार से, ना कॉफी शॉप, फास्ट फूड जॉइंट्स, मोबाइल फोन्स, ट्रैफिक लाइट, सब कहां चले गए? और ये क्या? लोगों ने अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तभी विहान की नजर एक बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तभी विहान ने एक अंग्रेज को एक लड़के को हंटर से मारते हुए पुरानी वैन में डालकर ले जाते हुए देखा। एक के बाद एक ऐसी चीजों को देख विहान ने खुद से कहा, पक्का कुछ गड़बड़ जरूर है। ये तो आजादी से पहले के टाइम जैसा लग रहा है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? विहान के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने मन ही मन खुद को शांत किया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक अखबार पर गई जिसकी हेडलाइन थी, अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी करेंगे बलिया में अगले महीने में असहयोग आंदोलन। विहान ने अखबार का नाम ध्यान से पढ़ा, बनारस खबर। तारीख थी 27 सितंबर साल 1925। विहान एकदम चुप हो गया। वो बुदबुदाया, मैं 1925 के बनारस में हूं, मतलब मैं 100 साल पीछे आ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? विहान का दिमाग घूम गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 100 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया है। विहान अब बस खुद की हालत देखना चाहता था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन विहान जैसे तैसे आईने तक पहुंचा। आईने में जब उसने अपनी शक्ल देखी वो दंग रह गया। आईने के सामने जो इंसान खड़ा था वो विहान नहीं था, वो कोई और था। ये कौन है? ये मैं नहीं हूं। विहान हैरान परेशान
आईने के सामने जम सा गया था। ये विहान नहीं तो और कौन है? क्या मंदार काल वेद की उस किताब को लेने आएगा? क्या होगा जब मंदार और विहान टकराएंगे? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।